नमस्कार, मैं हूं राजेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बातचीत में और मुद्दा में। क्या कहते हैं एग्जिट पोल के सर्वे और क्या ये नतीजे सही में साबित कर रहे हैं कि मोदी लहर वाकई अभी तक काम कर रही है? तो फिर ये कांग्रेस पे कहर क्यों? हमारे साथ इस तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब। राशिद अल्वी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग कहते हैं कि मोदी लहर अब तक काम कर रही है, लेकिन सवाल ये अब पैदा होता है कि इस मोदी लहर तो काम कर रही है, तो कांग्रेस पर लगातार इतना कहर क्यों? देखिए, अगर मोदी लहर काम कर रही होती तो बिहार के अंदर इस तरह चुनाव नहीं हारते। यूपी के 12 बाई इलेक्शंस में एक भी इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। मोदी लहर कहाँ चली गई? कर्नाटका और यहाँ तक के गुजरात में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। आज एग्जिट पोल्स ये दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन आप ये देखिए कि अलहदा एग्जिट पोल अलहदा नंबर्स दे रहे हैं। किस पे यकीन करेंगे? इसलिए मेरा कहना है और मेरा मानना है 19 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए, सच्चाई देश के सामने आ जाएगी। लेकिन सर, बहुत डिफरेंस नहीं है। तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें आप नंबर देखेंगे तो बहुत डिफरेंस नहीं है, और सारे लोग कह रहे हैं कि नंबर 1 है और सरकार बना एक ही कोई है जो कह रहा है कि सरकार बनाने करीब है, बाकी सब सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस जो वो लोग दिखा रहे हैं वो बहुत ही कम है, जबकि सच ये है कि दोनों राज्यों में आपकी सरकार थी। देखिए, आपने एक जगह 10 साल काम किया, दूसरी जगह 15 साल काम किया, लेकिन इस तरह का एंटी इनकम्बेंसी क्यों? देखिए, एक जगह 10 साल काम किया, एक जगह 15 साल काम किया, और इसमें कहीं कोई शुबा नहीं है कि हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ने काम किया है। मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है इससे कहीं ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हम रहेंगे दोनों जगह। इतना ही मैं कह सकता हूँ। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तो 19 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन हमारी पोजीशन इतनी कमज़ोर नहीं रहने वाली जितनी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। लेकिन सर, आप जो तमाम दोनों राज्यों में आपकी सरकारें थी, तो विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ होना चाहिए, और आपने काम भी उन राज्यों में किया, लेकिन क्या लगता है कि जनता उन कामों को कहीं न कहीं नकार रही है, या भ्रष्टाचार का एक ऐसा इशू है जो दोनों राज्यों के सर चढ़ के बोल रहा है? देखिए, लोकतंत्र के अंदर 15 साल जिस राजनीतिक दल के हाथों में सत्ता रही हो, जनता की मानसिकता होती है कि वो कहीं ना कहीं उसे बदलना चाहती है। और ये बात सिर्फ हमारे देश में नहीं है, दुनिया के हर देश में है। अमेरिका जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे देखिए हर जगह का यही हाल है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा करता रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र बहुत विकसित प्रदेश हैं। हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत काम किया है, लेकिन अब इस इलेक्शन के अंदर क्या नतीजा निकलता है ये तो 19 तारीख को ही पता चलेगा। राशिद साहब, एक बात है कि नरेंद्र मोदी जी की जो स्टाइल की चर्चा हो रही है कि इस स्टाइल से एक लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अगर इस स्टाइल को देखा जाए तो श्रीमती गांधी का ये स्टाइल है। श्रीमती गांधी इसी तरह जनता के बीच जाती थी और उनको इस तरह सफलता भी मिली है पिछले चुनाव में, अगर इतिहास को देखा जाए तो क्या लगता है कि कांग्रेस में अभी श्रीमती गांधी के कद का या थोड़ा कम कद का या उस तरह से लीड करने वाली कोई नेतृत्व नहीं है? देखिए, मैं कहूँगा चुनाव हारने और जीतने से कद घटते और बढ़ते नहीं हैं। सोनिया गांधी का इस देश के अंदर जो कद है वो अपनी जगह है। पूरा देश उनसे प्यार करता है, उनको लीडर मानता है, वो देश की लीडर हैं। जहाँ तक मोदी साहब का ताल्लुक़ है, आज वो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन इलेक्शन के बीच में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, अच्छे दिन के जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? काला धन वो वापस लाना चाहते थे, क्या आज पिछले 4 महीने में एक बार सरकार ने या प्रधानमंत्री ने काले धन की कोई चर्चा की? महंगाई के बारे में रोज़ चिल्लाते थे, क्या महंगाई कम कर पाए? फॉरेन पॉलिसी पे तरह तरह के मशवरे देते थे। पिछले 4 महीने में पाकिस्तान जितना ऑफेंसिव रहा है हमारे बॉर्डर्स पर, और जितना उसने सीज़ फायर का वायलेशन किया है, इतना पहले कभी नहीं किया है। क्या ये सरकार का फेल्योर आप नहीं मानते? आज चाइना कह रहा है कि
अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम सड़क नहीं बना सकते? अभी तो वहाँ के राष्ट्रपति आए थे। आपने गुजरात के अंदर रेड कारपेट बिछाया था, उसकी खातिर तवाज़े की थी। आपको ये बातचीत नहीं करनी चाहिए थी क्या कि अरुणाचल प्रदेश पे आप इस तरीके के बयानात नहीं देंगे? आप हर मामले में फेल हैं, फॉरेन पॉलिसी में फेल हैं, आप अंदरूनी मामलात में फेल हैं, आप महंगाई कम नहीं कर पा रहे, आप काले धन का एक पैसा नहीं ला पा रहे। किस तरीके से आप कहेंगे कि वो कामयाब हैं? लेकिन सर ये सारे इशूज़ जो हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी के या प्रधानमंत्री के इशूज़ हैं जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या इस इशूज़ को लेके आप जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं? आपके जो लीडर हैं राहुल गांधी, वो इस चुनाव में क्या कामयाब होते दिख रहे हैं? देखिए, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हमारी पार्टी की कमी है, तभी तो हम पार्लियामेंट हारे। हमारे वर्कर्स की कमी है। जो काम हमने किए हैं, अगर वो जनता तक पहुँचते तो शायद ये नतीजा नहीं निकलता। हमारी कमी रही कि हम जनता तक अपने प्रोग्राम, अपने अचीवमेंट्स, अपने विकास के काम जनता तक नहीं ले जा पाए, उनको नहीं समझा पाए। यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि उस वक्त का विपक्ष प्रोपेगेंडा करने में, गलतफहमी पैदा करने में कामयाब रहा, जिसका ये नतीजा है। लेकिन आप पे दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार का आरोप बहुत ही गंभीर रूप से लगा हुआ है। चाहे वो यहाँ पे हुड्डा जी की बात करें, चाहे वो वहाँ अशोक चौहान जी की बात, आदर्श घोटाले समेत कई में आए। और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा इशूज बना इस इलेक्शन में भी। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात है और इसी का रिजल्ट है कि लोग कांग्रेस से थोड़ा अपने आप को अलग कर रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? क्या विपक्ष जिसको कह देगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, या फैसला अदालत करेगी? अगर फैसला अदालत करेगी और इस देश में कानून का राज है, तो क्या हरियाणा के किसी नेता पर अदालत ने कोई फैसला दिया? क्या महाराष्ट्र के किसी नेता पर फैसला दिया? क्या अशोक चौहान पे कोई फैसला दिया? अदालत के अंदर उनका मुकदमा है। ये भी एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, क्या भारतीय जनता पार्टी में येदियुरप्पा को वापस नहीं लिया बीजेपी ने? क्या उनको टिकट नहीं दिया? क्या वो चुनाव दोबारा नहीं जीते? अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो कितने नेता हैं जिनके नाम मैं आपको बता सकता हूँ। क्या उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं बदला था? अपने आप ही बदला था, ये कहकर के जो धार्मिक काम हो रहे हैं उस तक में उनके मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है। कितनी मिसालें मैं दे सकता हूँ उनके पार्टी के। उनके पार्टी के अध्यक्ष रहे, आज दुनिया में नहीं है, अदालत ने सजा दी। तो भ्रष्टाचार की कौन सी परिभाषा है? हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के मामले में किसी अदालत का कोई फैसला नहीं है। लेकिन ये जो बार बार उठा रहे थे डीएलएफ से जुड़ा हुआ रॉबर्ट वाड्रा का मामला ज़मीन में लेके, क्या उसको लेके लगता है कि वो आप क्या कहेंगे कि वो भ्रष्टाचार का एक उदाहरण नहीं है? देखिए, अगर भ्रष्टाचार का उदाहरण है तो कानून के दरवाजे खुले, आप क्यों नहीं जाते? राजस्थान में तो आपकी सरकार है। राजस्थान में क्या आपने एक भी एफआईआर की? उन्होंने कहा मैंने एफआईआर करके प्रोसिक्यूट किया है वहाँ पे। कहाँ अभी तक तो कोई नतीजा निकला नहीं है। तो ये कहना कि किसी आदमी के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा देने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप अदालत जाइए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, आप कोर्ट जाइए, अगर आपके पास सबूत है। और अगर आप मीडिया के सामने खड़े होकर ये कहें कि फ़लाँ आदमी बेईमान है, तो आप प्रोपेगेंडा तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को भ्रष्ट साबित नहीं कर सकते। राशिद साहब, ये नहीं लगता कि दोनों राज्यों में, और हम अगर केंद्र की भी बात करें, कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्राइसिस है कांग्रेस में, जो कि वो चीज़ों को, तमाम चीज़ों को आप रख नहीं पा रहे हैं। एक कन्फ्यूजन का माहौल है और इसमें कहीं ना कहीं आप साइड जा रहे हैं। देखिए, आप वेटिंग मूड में आ गए कि भाई एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, अब चलो हम इंतजार करते हैं। वेटिंग मूड में कांग्रेस दिख रही है। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि लीडरशिप का क्राइसिस है, तो मुझे बताइए कि हुड्डा के कद के बराबर बीजेपी में कोई नेता है? महाराष्ट्र के अंदर पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, शिंदे, इनके मुकाबले का कोई नेता बीजेपी के पास है? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप है ही नहीं, ये गलत है। 10 साल और 15 सालों की सरकार के बाद यकीनन एंटी इनकम्बेंसी होता है, ये एक सच्चाई है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में उनको बहुत बढ़त मिली है, जो आपका गढ़ माना जाता था विदर्भ। किसानों के लिए आप बहुत सारी योजनाएं लेके गए हैं, मनरेगा और तमाम चीज़ों को लेके गए हैं, और विदर्भ में आप काफ़ी पिछड़ गए हैं। देखिए, फिर मैं वही कहूँगा, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, कहाँ हम आगे हैं, कहाँ हम पीछे हैं। किसानों के लिए
70-80 हज़ार करोड़ रुपए का कर्जा हमने माफ़ किया। भारतीय जनता पार्टी शोर मचाती थी, पैसा कहाँ से लेकर आओगे, लेकिन हमने किया। क्या पिछले 68 साल में कभी ऐसा कदम किसी सरकार ने उठाया? हमारी सरकारें भी रही, लेकिन यूपीए की सरकार ने एक इनकलाबी कदम उठाया किसानों के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हमने बेरोजगार लोगों के लिए नरेगा जैसी स्कीम दी। इस देश के अंदर कोई सोच नहीं सकता था कि बेरोजगारी का भत्ता भी मिल सकता है। लोग अमेरिका और इंग्लैंड जाते थे कि कम से कम बेरोजगारी का भत्ता तो मिलेगा। ये हमारी सरकार ने किया। ईमानदारी की बात करने के लिए, पारदर्शिता की बात करने के लिए हम आरटीआई लेके आए। कितना बड़ा कदम है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इन तमाम चीज़ों को ज़मीन तक हम नहीं ले जा पाए, जिसका ये नतीजा है। किसानों को लेकर आप बता रहे हैं कि किसानों को लेकर यूपीए सरकार ने बहुत कुछ किया, लेकिन अगर देखा जाए तो किसान आत्महत्या भी बहुत काफ़ी संख्या में पूरे देश भर में किया। और अगर विदर्भ की संख्या लें तो मनरेगा आपने किया, लेकिन मनरेगा एक भ्रष्टाचार का उदाहरण बन गया। आज मनरेगा को बदलने की बात हो रही है, ये बात चल रही है, काफ़ी 2 दिनों से चल रही है कि मनरेगा को चेंज किया जाए, मनरेगा मॉडिफाई किया जाए, मनरेगा को पिछड़े इलाके तक लिया जाए, पूरे देश में नहीं रखा जाए। तमाम बातें आ रही हैं, अभी देखना दिलचस्प होगा कि भाई उसमें क्या सही होता है। लेकिन ये दोनों जो आपके मुद्दे थे, कहीं ना कहीं मनरेगा भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ था, किसान आत्महत्या कर रहे थे। देखिए, किसानों की आत्महत्या पर हम चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है। वो एक बड़ी समस्या है, महाराष्ट्र की भी है, दूसरी जगह की भी है। इसके लिए हमें और काम करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक सवाल मनरेगा के भ्रष्टाचार का है, हमारा संविधान केंद्रीय सरकार को ये हक नहीं देता है कि वो अपने आप पैसा ले जाके नीचे तक पहुंचाएगा। ये काम स्टेट गवर्नमेंट्स का है। केंद्रीय सरकार वो पैसा पास करके प्रांतीय सरकारों को दे देती है। अगर मनरेगा के अंदर भ्रष्टाचार है तो वो प्रांतीय सरकार जिम्मेदार है। और मैं कहूँगा कि इसके अंदर बहुत सारे रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसमें भ्रष्टाचार को किसी तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत है। लेकिन ये अकेले केंद्रीय सरकार नहीं कर सकती थी, इसमें तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम सरकारों को, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। पैसा तो यहाँ से चला गया किसी एक प्रांत के अंदर, पैसा वहाँ बट रहा है कि नहीं बट रहा है, उसके अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिल्ली की सरकार कैसे देख पाएगी। इसलिए इसमें यकीनन रिफॉर्म की ज़रूरत है और हर चीज़ में वक्त के साथ साथ रिफॉर्म होता है। जो कल था इस देश में वो आज नहीं है, जो आज है वो आने वाले कल में नहीं होगा। यही इस दुनिया का रिवाज है। वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। मनरेगा के अंदर रिफॉर्म होगा और बेहतर तरीके से ये आगे चलेगा। राशिद साहब थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, एक हम ले लेते हैं ब्रेक, क्योंकि वक्त हो चला है। एक छोटे से ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी राशिद साहब से।